सुप्रभात बच्चे। वर्ग 8 के लिए पाठ्यपुस्तक पाठ 2 मंत्र का अगला भाग, दूसरा भाग लेकर मैं उपस्थित हूँ। बच्चे, मैंने बताया कि समय का चक्र बदलता है, बेबसी और लाचारी हमेशा एक ही पल्ले पर नहीं रहती। वैसा ही हुआ डॉक्टर चड्ढा के साथ। मृणालिनी और कैलाश दोनों खेल रहे थे और खेलने के दौरान जबकि कैलाश को सर पालने का मर्ज था, यानी उसकी आदत थी, उसका शौक था, और वो इसमें सपेरे से कुछ सांप इकट्ठा कर लिए थे और उसके लिए जड़ी बूटी जो उसके दवा उसके लिए आवश्यक था उसने सपेरे से इकट्ठा कर लिया था। बड़े लोग शौक भी बड़े होते हैं। मेहमान के क्रम में ही मेहमान वहाँ पर उपस्थित ही थे और मृणालिनी ने उसे अपने पाले हुए सर्प दिखाने का जिद कर दिया। कैलाश ने बहुत टाला, लेकिन मृणालिनी मानने वाली नहीं थी। उसके जिद के आगे कैलाश को दिखाना पड़ा सर्प। उसने निकाले सांप को दिखाना प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान मृणालिनी के कहने के बाद कि इस सर्प के दांत नहीं हैं, इसके दांत तोड़े हुए हैं, है ना, ये बात कैलाश को अच्छी नहीं लगी और उसने सांप के दांत दिखाने के लिए जैसे ही उसने सांप पर दबाव दिया और थोड़ी सी गलती के कारण सांप ने कैलाश को डस लिया। चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई, हाहाकार मच गया। डॉक्टर साहब का इकलौता बेटा सांप ने डस लिया। आसपास के डॉक्टर वैद्य को बुलाए गए, किसी से काम नहीं चला। धीरे धीरे कैलाश की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अलग अलग उपचार किए जा रहे थे। किसी ने बताया कि पड़ोस में एक भगत है जो सांप का इलाज जानता है। चौकीदार ने गया और मध्य रात्रि को पहुंचा भगत के पास और बताया कि डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया। जैसे ही उन्होंने डॉक्टर चड्ढा का नाम सुना, भगत ने बोल दिया कि मैं नहीं जाने वाला। मैं डॉक्टर चड्ढा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मेरी मुन्ना की जब तबीयत खराब थी तो उसने उसे देखा नहीं, सीधे मुंह बात तक नहीं किया, और इसी कारण से मेरा मुन्ना आज इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसा कहकर चौकीदार को लौटा दिया। मध्य रात्रि थी, 12 के बाद 1 बज रहे होंगे। भगत अपने घर सोने का प्रयास करता है, लेकिन नींद कहाँ आती है। यह ऐसा पहला मौका था जब कोई भगत के पास सांप काटने की बात लेकर आए, वो अपने घर में बैठा रहे। नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर के बाद किवाड़ खोलकर भगत बाहर निकला। उनकी पत्नी पूछा, क्या हुआ, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने बोला कि नहीं, मैं सुबह होने का इंतजार कर रहा हूं। यहां पर लेखक ने अपनी सारी कहानी की सारी समझदारी यहां पर उझेल दी है, सारी समझदारी उड़ेल दी है। वो चाहता है, उसका दिमाग चाहता है कि वो जाए। एक डॉक्टर, एक वैद्य का जो धर्म होता है, उस धर्म का पालन करना चाहता है। उसके मन में वैमनस्य की भावना नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर के मन में, एक वैद्य के मन में, वो इन सभी चीजों से ऊपर उठकर काम करता है। वो निस्वार्थ भाव से काम करता है। पैसे कमाना उनकी हो सकती है वजह, लेकिन एक और भी वजह है। तमाम समझदारी उसको समझा रहा था कि मैं जाकर डॉक्टर साहब के लड़के को मैं देखूं, लेकिन दिल गवाह नहीं दे रहा था, दिल रोक रहा था बार बार। दिमाग कहता था कि जाकर उसे ठीक करें, लेकिन उसके हृदय में इस तरह की आह आती थी, उसके मरे हुए बेटे की याद आ जाती थी। लेकिन
इन सभी बातों को होने के बाद भी भगत डॉक्टर साहब के घर की दिशा में चल दिया। रास्ते में कुछ 2-3 लोग आ रहे थे। वो आपस में बात कर रहे थे कि डॉक्टर साहब का घर उजड़ गया, उनका इकलौता बेटा मरणासन स्थिति में है, मरने के करीब पे है। इन सभी बात को सुनते हुए भगत के मन में एक बात सता रहा था कि मैं जो जा रहा हूं, जहां पर कहीं लेट ना हो जाए मेरे जानते। जब डॉक्टर चड्ढा के घर पर पहुंचता है तो उसे रोने की आवाज आती है। इसका मन और बैठ जाता है, कहीं हम लेट तो नहीं हो गए, बच्चे तो मर तो नहीं गए। लेकिन फिर भी हिम्मत धरकर वो अपने घर पर पहुंचता है। उन्हें आवाज लगाती है, डॉक्टर साहब हैं। आवाज आती है, कौन है भाई? कोई और दूसरा दिन रहता तो दुत्कार देते। दुत्कारना का मतलब होता कि सीधी मुंह बात नहीं करना, लौटा देना, दुत्कार देते। उन्होंने बोला कि भाई आज मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। आज उन्होंने विनम्रता से बात की, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मेरे ऊपर खुद ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वह भगत आगे जाता है और बोला कि मैं आ गया हूं, मैं कोशिश करता हूं। भगत के कोशिश होने के बाद मुन्ना, भगत का बेटा, डॉक्टर साहब का बेटा कैलाश, उषा की तरह, जिस तरह से जैसे सुबह होती है, उसी सुबह होते समय ही, उषा के समय ही वो भी अपने आंखें खोला। कुशल पाकर, कैलाश को कुशल पाकर भगत न किसी से बात किया, न किसी के दिए हुए पानी, तंबाकू कुछ भी नहीं लिया और वहां से वो चल दिया। ठीक होने के बाद डॉक्टर साहब की पत्नी, चड्ढा की पत्नी और चड्ढा दोनों भगत को ढूंढ रहे थे। लेकिन भगत इन कारणों से की परवाह नहीं करता। उसे याद आया, उन्होंने कुछ रकम भी इनाम के लिए घोषणा की थी। भगत ने उस रकम को भी नहीं लिया। चड्ढा को याद आई कि एक दिन एक मरीज को लेकर ये बूढ़ा मेरे पास आया था, मैंने उसे लौटा दिया। उन्हें पश्चाताप हुआ। मंत्र कहानी मैं पहले ही बता दिया कि एक मंत्र बनकर नहीं रह गई। यहां पर है कि आपके दायित्व को, अपने दायित्व को आप अपने वैमनस्य के लिए, यानी दुष्ट भाव से एक दूसरे की मदद नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी वैद्य को या आप कोई भी जगह पर आप जिस कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आप अपने मन में द्वेष की भावना नहीं रखते हुए अपने कार्य के लिए सबसे पहले तत्पर रहना। लेखक कर्तव्य को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया। भगत द्वारा दिया गया उपकार, जो कि बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने कर्तव्य को प्रथम मानते हैं और अपने दिल की, अपनी वेदना को कम कर उसे ताक पर रखते हैं। ताक पर रहने का मतलब उसे अलग रखते हैं, अपने कर्तव्य को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। मंत्र कहानी लिखने का सबसे बढ़िया कारण यही था कि इसमें दो बातें हुई। पहली बातें, जहां चड्ढा अपनी भोग विलास के कारण, अपनी मनोरंजन के कारण, अपने शौक के कारण, जहां पर एक मरीज को बेचार, लाचार और गरीब को मरने के लिए छोड़ देता है, वही गरीब, वही लाचार, और उसे अपने पुत्र के मरने का शोक भी था। वो इन बातों को भूलकर
वो भलाई करने के लिए, मनुष्यता का धर्म निभाने के लिए, है ना, कर्तव्यनिष्ठ हो जाता है और कर्तव्य का पालन करते हुए कर्तव्य को ही सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ मानता है। प्रेमचंद जहां कभी भी उन्होंने जमींदार अमीर वर्गों को की कमियों को उजागर करते हुए चुके नहीं हैं। उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया कि जो भावना गरीबों के अंदर वास करती है वो प्रायः अमीरों में नहीं देखने के लिए मिलती है। मंत्र कहानी का मुख्य उद्देश्य बच्चे आपने समझा होगा कि हमें अपने वैमनस्य की भावना में बहना नहीं चाहिए। हमारा जो कर्तव्य है अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और मनोरंजन के लिए, शौक के लिए, सुख सुविधा के लिए किसी की क्षति नहीं होना चाहिए, नहीं होने देना चाहिए। और खास करके एक कर्तव्य एक डॉक्टर के लिए उसका जो कर्तव्य है, एक शिक्षक के लिए उसका जो कर्तव्य है, यानी आपके जो काम दिए गए हैं उस कर्तव्य पर सतत पालन करना चाहिए और सर्वोपरि उसे मानना चाहिए। धन्यवाद बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे। धन्यवाद।